हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे जूरिस्प्रूडेंस के बेसिक के आधार पर, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस टर्म कहाँ से आया है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, या फिर कहीं इसके बिगिनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं बेसिक क्वेश्चंस, उनको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये है जो इस वीडियो में 50 क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो हमारी ये सीरीज़ है एमसीक्यूज की जूरिस्प्रूडेंस की, उसका क्या है, पार्ट 1 है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस के एमसीक्यूज की डिस्कशन की बात हुई है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली जब वीडियो आए तब उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप जूरिस्प्रूडेंस की प्लेलिस्ट चाहते हैं वो भी आई बटन में यहाँ पे मिलेगी या नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि जो कोरस्पॉन्डिंग टर्म है किसके लिए, फॉर वर्ड लॉ के लिए, वो कौन कौन सी हैं? क्या वो जस्ट इन रोमन है, क्या ड्रॉइट इन फ्रेंच में है, या रेच इन जर्मन में है? तो यहाँ पर जो ये तीनों टर्म है अलग अलग लैंग्वेज में, वो सारी की सारी लॉ जो वर्ड है, लॉ वर्ड है, उसकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि किसने लॉ को डिफाइन किया है एज ए स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट के तौर पर? तो यहाँ पर जस्ट और अनजस्ट के तौर पर किसने डिफाइन किया? क्या वो जस्टिनियन है, पिंडर है, सालमन है और ऑस्टिन है? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? राइट आंसर है आंसर नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और हाँ, अगर आप यहाँ पर अपनी एबिलिटी चेक करना चाहते हैं, यानी कि आप खुद आंसर देना चाहते हैं, तो वीडियो को थोड़ी पॉज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आपके टाइम को सेव करने के पर्पज़ से इसको थोड़ी सी फास्टली ही बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बेंथम की जो फिलोसफी है वो किसके ऊपर बेस्ड थी? क्या वो यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म के ऊपर थी, या फिर वो सोशलिज्म के ऊपर थी, या कम्युनलिज्म के ऊपर थी, या फिर फंडामेंटलिज्म के ऊपर थी? तो यहाँ पर इसका जैसे राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कहा गया है कि जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किसने किया है, कैसे? एज ए फॉर्मल साइंस ऑफ ए पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ के तौर पर, यानी कि फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ के तौर पर जूरिस्प्रूडेंस को किसने डिफाइन किया है? क्या वो ओल्पेनियन ने डिफाइन किया है, या फिर बेंथम ने किया है, या हॉलैंड ने किया है, या ब्लैकस्टोन ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है हॉलैंड, यानी कि हॉलैंड ने जो है जूरिस्प्रूडेंस को एज ए फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ के तौर पर डिफाइन किया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हु इज कंसिडर एज ए फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल? यहाँ पर फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल किसे माना जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप सभी को याद होना चाहिए। तो क्या वो जेरेमी बेंथम है, ऑस्टिन है, ब्लैकस्टोन है, या होब्स है? कौन है यहाँ पर फादर ऑफ द एनालिटिकल स्कूल? तो इसका राइट आंसर है ऑस्टिन, यानी कि ऑस्टिन ही वो व्यक्ति हैं जो कि फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि जूरिस्प्रूडेंस इज, क्या है जूरिस्प्रूडेंस? क्या वो लैटिन वर्ड है, क्या वो इंग्लिश वर्ड है, या जर्मन है, या इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पर देखा जाए तो जूरिस्प्रूडेंस जो है वो जूरिस्प्रूडेंसिया शब्द से लिया गया है, और जूरिस्प्रूडेंसिया जो वर्ड है वो एक लैटिन भाषा का वर्ड है। तो इसलिए यहाँ पर जो जूरिस्प्रूडेंस है उसे हम लैटिन भाषा के जो टर्म वर्ड है, लैटिन वर्ड है, उसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि किसने है जो जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया है एज ए नॉलेज ऑफ अ थिंग्स, डिवाइन, ह्यूमन एंड साइंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग? राइट एंड रॉन्ग के साइंस के तौर पर, डिवाइन, ह्यूमन, थिंग्स के तौर पर, नॉलेज ऑफ थिंग्स के तौर पर जूरिस्प्रूडेंस को किसने डिफाइन किया है? क्या वो पॉल्स हैं, ब्लैकस्टोन है, या ओल्पेनियन है, या फिर बेंथम है? कौन है इनमें से? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि ओल्पेनियन ने उनको उस तरह से डिफाइन किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या कहता है कि जो लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइन, ये पब्लिश थी इन 1945 में, और ये रिटर्न की गई थी
1782 में किसके द्वारा रिटर्न की गई थी ये? तो ये 1782 में किसके द्वारा रिटर्न की गई थी? क्या वो होब्स के द्वारा थी, या बेंथम, या फिर ऑस्टिन, या ब्लैकस्टोन? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन, इसका राइट आंसर कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि बी फॉर बेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। हु रोट द बुक ऑफ द प्रोविजंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डेटरमाइंड? ये बुक है किसने लिखी है? क्या वो ऑस्टिन ने लिखी है, क्या वो लोकाई ने लिखी है, या बेंथम या डाइस ने? कौन से जूरिस्ट ने ये वाली बुक है जो लिखी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑस्टिन। ऑस्टिन ने है जो ये बुक लिखी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फॉर ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। प्रोफेसर एलन गेव द नेम ऑफ इम्पेरेटिव स्कूल टू। इम्पेरेटिव स्कूल का नाम है जो किसके स्कूल को प्रोफेसर एलन ने दिया है? क्या वो ऑस्टिन के स्कूल को, या वियना के, या इन दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का जो, यानी कि ऑस्टिन्स के जो स्कूल है उनको इम्पेरेटिव स्कूल कहा है किसने? प्रोफेसर एलन ने। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट स्टार्टेड अमंग। सबसे पहले किन के बीच में है जो जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी है वो स्टार्ट हुई थी? क्या वो इंडियन के बीच में थी, या ग्रीक के बीच में थी, या रोमन्स के बीच में थी, या फिर ब्रिटिशर्स के बीच में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोमन्स के बीच में सबसे पहले जो जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी है वो स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। मीनिंग ऑफ द वर्ड जूरिस्प्रूडेंस इज। ये आप सभी को पता होना चाहिए, हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है कि जूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर जो प्रोविजंस ऑफ जूरिस्ट है, क्या वो नॉलेज ऑफ लॉ है, या फिर नॉलेज ऑफ जूरिस्ट, या फिर सेंस ऑफ टेकिंग डिसीजन है? कौन सा है? तो जैसे जूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड है वो जूरिस्प्रूडेंसिया शब्द से लिया गया है। जूरिस्प्रूडेंसिया दो शब्दों से मिलकर बना है, जूरिस एंड प्रूडेंसिया, जिनका मतलब होता है नॉलेज एंड लॉ। तो यहाँ पर उसके आधार पर हम इसका आंसर कौन सा कह सकते हैं? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि नॉलेज ऑफ द लॉ जूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड है उसका मीनिंग है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, ऑस्टिन के अनुसार लॉ ऑफ गॉड क्या है? लॉ ऑफ गॉड, क्या वो लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड है, या लॉ बाय एनालॉजी है, या फिर लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड है, या फिर लॉ ऑफ मेटाफोर है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है, गैस करो कौन सा है राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड है जो अकॉर्डिंग टू द ऑस्टिन लॉ ऑफ गॉड है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर क्वाइंड एंड यूज द टर्म लीगल थ्योरी फॉर द फर्स्ट टाइम? सबसे पहले कौन से राइटर ने लीगल थ्योरी टर्म है जो उसको क्वाइंड किया था और यूज़ किया था? क्या वो ई जैक्स थे, या फिर JW जोलोविक थे, या फिर रोनाल्ड डॉर्किन थे, या फिर EW पैटरसन थे? कौन थे इनमें से, कौन से जूरिस्ट है जिनने सबसे पहले लीगल थ्योरी फर्स्ट टाइम जो यूज़ किया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोनाल्ड डॉर्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है कि द एस्ट वॉम बेरेफ 1814 ये रिटर्न की गई थी कौन से जो जूरिस्ट है उनके द्वारा? क्या वो मोंटेस्क्यू थे, या फिर ह्यूगो थे, या फिर बैरक थे, या सेविग्नी? कौन थे वो जूरिस्ट? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है सेविग्नी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको जो ये MCQs हैं वो पसंद आ रहे होंगे, आपके जो एबिलिटीज़ को चेक करने में भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके अपने जो आंसर दे सकते हैं जिससे आपको अपनी जो तैयारी है उसका पता चल सके। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू है अबाउट द ऑस्टिन के कंसेप्ट के बारे में? ऑस्टिन का कंसेप्ट आप सभी को पता होगा, तो उस कंसेप्ट के बारे में आपको कौन सी है जो स्टेटमेंट वो ट्रू लगती है? क्या जितनी भी कमांड्स हैं, ऑल कमांड्स हैं वो लॉ हैं, या फिर ओनली जनरल कमांड है वो लॉ है, या फिर एवरी कमांड इज लॉ जो कि इम्पोज करती है एक ड्यूटी जो कि इन्फोर्स बाय दी सैंक्शन, यानी कि यहाँ पर एक ड्यूटी है उसके पीछे इन्फोर्समेंट है किस चीज़ की? सैंक्शंस की।
तो वो है क्या यहाँ पे, या फिर सोवरन कमांड है, वो डज नॉट इम्प्लाई ड्यूटी एंड सैंक्शन। सोवरन कमांड को किसी भी तरह की कोई ड्यूटी या सैंक्शन अप्लाई नहीं करता। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है इन चारों में से वो राइट है? गैस एंड कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। चलिए हम बता देते हैं आपको। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर जो 2 और 3 नंबर की स्टेटमेंट है वो राइट है, यानी कि ओनली जनरल कमांड है वो लॉ है, और एवरी कमांड, जो कोई भी कमांड है वो जो इम्पोज करती है एक ड्यूटी जो कि एनफोर्स्ड बाय द सैंक्शंस है, वो यहाँ पर लॉ है। ये ऑस्टिन का जो कंसेप्ट है वो कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि लॉ सेट बाय द पॉलिटिकल सुपीरियर टू द पॉलिटिकल इन्फीरियर, यानी कि यहाँ पर पॉलिटिकल सुपीरियर है, इनके द्वारा कोई लॉ सेट किया जाता है पॉलिटिकल इन्फीरियर के लिए, तो वो क्या है? क्या वो लॉ बाय एनालॉग है, या नेगेटिव लॉ है, या पॉजिटिव लॉ है, या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? वो है पॉजिटिव लॉ। उनको यहाँ पर पॉजिटिव लॉ कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। अकॉर्डिंग टू द ऑस्टिन द मैटर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज, मैटर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है ऑस्टिन के अनुसार? क्या वो एक पॉजिटिव लॉ है, क्या लॉ ऑफ गॉड है, या फिर लॉ मेड बाय द जजेस है, या कोडिफाइड लॉ है? कौन सा लॉ है अकॉर्डिंग टू द ऑस्टिन? तो यहाँ पर ज़्यादातर जैसे कि बात की जाए तो ऑस्टिन ने पॉजिटिव लॉ के बारे में ही बात की है एनालिटिकल स्कूल के अंदर। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि पॉजिटिव लॉ है वो मैटर ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस है अकॉर्डिंग टू द ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर ऑस्टिन है वो कीप क्या करता है इंटरनेशनल लॉ को अंडर द हेडिंग, कौन सी हेडिंग में रखता है वो इस लॉ को? क्या वो पॉजिटिव लॉ में है, या पॉजिटिव मोरालिटी में है, या लॉ ऑफ गॉड, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 है, उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पॉजिटिव मोरालिटी के अंदर की हेडिंग के अंदर ये जो है वो इस लॉ को रखता है ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21, यानी कि 3 काइंड ऑफ लॉ, जो कि दो नॉट अ कमांड, वो कमांड नहीं है लेकिन फिर भी स्टिल विद इन द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वो कमांड नहीं है किसी तरह की, लेकिन फिर भी वो ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो क्षेत्र है, प्रोविंस है, उसके अंदर आती हैं। तो वो कौन सी है? क्या वो एक्सप्लेनेटरी लॉ है, लॉ टू रिपेल लॉ है, या फिर लॉ ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है जो कि इंटरनेशनल लॉ कन्वेंशंस जजमेंट लॉ की बात करता है, या ऑप्शन नंबर 3 है जिसके अंदर लॉ बाय एनालॉजी, मेटाफोर और अनकोडिफाइड लॉ की बात हुई है, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो कि नन ऑफ द अबव की बात करता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक्सप्लेनेटरी लॉ, लॉ टू रिपेल लॉ एंड लॉ ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस के प्रोविंस के अंदर अभी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22। अकॉर्डिंग टू द सेविग्नी, सेविग्नी के अनुसार इनमें से कौन सा एक क्या है सोर्स ऑफ लॉ है? सेविग्नी की जब भी बात आती है तो वहाँ पर एक बहुत ही फेमस वर्ड है जो बार बार डिस्कस में आता है। क्या वो वर्ड ज्यूरिस्गिस्ट है, या वोल्केनागिस्ट है, या फिर वोल्जिस्ट है, या यूटिलिटेरियनिस्ट है? तो यहाँ पर जो भी सेविग्नी की बात है तो एक सिंपल सा ऑप्शन नंबर 3 वाला जो वर्ड है वो आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर वोल्जिस्ट ही इसका राइट आंसर है, यानी कि जनरल कंसाइंस ऑफ द पीपल की जब बात होती है तब इस वर्ड को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और इसी के आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, यहाँ पर मीनिंग पूछा गया है इसी शब्द का, यानी कि वोल्जिस्ट का मीनिंग क्या है? तो वो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि जनरल कंसाइंस ऑफ द पीपल को यहाँ पर इस वर्ड के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24, यानी कि किसने कहा है कि जो हिस्टोरिकल मूवमेंट है ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर वो क्या है? इज द रिवोल्ट ऑफ द फैक्ट अगेंस्ट द फैंसी। ये जो शब्द हैं ये किसने कहे हैं? क्या वो हेगल ने कहे हैं, एलन ने कहे हैं, सेविग्नी ने कहे हैं, या स्टार्क ने कहे हैं? तो कौन है वो जूरिस्ट? तो यहाँ पर वो जूरिस्ट हैं ऑप्शन नंबर बी वाले, यानी कि एलन ने ये शब्द कहे थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द जर्नल एंड इंडिविजुअल विल ब्रिंग द लॉ इनटू एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्टेंस में लाएगा। तो ये कंसेप्ट है रेफर टू द थीसिस ऑफ, ये कौन से जूरिस्ट की थीसिस को रेफर करता है? ये वाला कंसेप्ट, यानी कि जब कॉन्फ्लिक्ट होता है एक जर्नल एंड इंडिविजुअल के बीच में तो वो लॉ को एग्जिस्टेंस में लाता है। क्या वो पूछता की थीसिस थी,
क्या वो सॉलमन की थी, मेन की थी, या फिर इनमें से कोई नहीं था? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूछताछ की जो थीसिस है वो इस कंसेप्ट को रेफर करती हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि who wrote डैश रेड डैश डज बेसिटेज 1803, यानी कि ये जो नाम है किसी बुक का नाम है, बहुत ही अजीब सा नाम है, इसे आप याद कर लें। तो ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? क्या वो सेविग्नी के द्वारा लिखी गई है, मेन के द्वारा लिखी गई है, या सॉलमन के द्वारा, या पुस्ता के द्वारा? तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है? गेस द राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि ये सेविग्नी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट जूरिस्ट, जो जिसने डिफाइन किया था जूरिस्प्रूडेंस को एज ए साइंस ऑफ लॉ इन 1874। 1874 में सबसे पहले साइंस ऑफ लॉ जूरिस्प्रूडेंस को किसने कहा था? या क्या ये क्वेकरैक ने कहा था, बेंथम ने कहा था, एमोस ने, या रोस्कोफोन, किसने कहा था ये? तो इसका राइट आंसर है बी फॉर बेंथम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि बेंथम ने सबसे पहले इसे साइंस ऑफ लॉ कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से कौन सा वर्क है वो मेन से बिलोंग नहीं करता? क्या वो विलेज कम्युनिटीज़ हैं, या फिर अर्लियर हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन है, या फिर डेजर्टेशन ऑन अर्थ लॉ और कस्टम के ऊपर वाला जो वर्क है वो है, या फिर फिलोसफिकल एटीट्यूड है? तो इनमें से कौन सा वर्क है जो मेन से बिलोंग नहीं करता? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ये वाला जो वर्क है वो मेन से बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद में आता है मेन 29 क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि मेन जो कि 1822 से लेकर के 1888 में क्या थे? क्या वो एक प्रोफेसर थे सिविल लॉ के इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, या फिर वो प्रोफेसर थे ऑफ क्रिमिनल लॉ के यूनिवर्सिटी के अंदर, या फिर ये दोनों के दोनों थे? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? गैस द राइट आंसर। अब वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या अपनी एबिलिटी चेक करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो मेन है वो 1822 से लेकर के 1888 तक वो प्रोफेसर थे सिविल लॉ के यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या कहा गया है कि किसने कहा कि जो लॉ है वो ग्रो करता है एक नेशन के साथ, और इंक्रीज भी उसी के साथ में होता है, और डाई भी होता है उस नेशन के डिसोल्यूशन के साथ, और उसके और क्या है इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ इट, जो कि इसका एक करेक्टरिस्टिक है। तो ये बात किसने कही थी? क्या सालमन ने कही थी, क्या सेविग्नी ने कही थी, क्या हॉब्स ने कही थी, या मेन्स ने कही थी? तो ये क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? जल्दी बताएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये बात कही थी सेविग्नी ने। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर, इनमें से कौन सा राइटर कहता है कि जो लीगल थ्योरी है वो क्या है? एक अटेम्प्ट है टू आंसर द क्वेश्चन, किस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि व्हाट इज अ लॉ इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द मोस्ट ऑफ ऑल लीगल कंसेप्ट्स। जितने भी मोस्ट ऑफ लीगल कंसेप्ट है उनको क्लैरिफाई करने के लिए व्हाट इज लॉ, क्या है लॉ, एंड द कंसेप्ट ऑफ लॉ इटसेल्फ, और कंसेप्ट क्या है लॉ का अपने आप में। तो ये है जो कौन से राइटर ने कहा था कि लीगल थ्योरी इस तरह की है? क्या ये फिट्जरलैंड ने कहा था, या फिर एमजे सेठना ने कहा था, एपीएस अय्यर ने कहा था, या डब्ल्यूजे ब्राउन ने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये कहा था ऑप्शन नंबर ए वाले जूरिस्ट, यानी कि फिट्जरलैंड ने कहा था। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 32, यानी कि लॉ इज फाउंड नॉट एंड नॉट मेड, दिस कंसेप्ट बिलोंग टू, यानी कि जो लॉ है वो फाउंड हुआ है न कि बनाया गया है। तो ये वाला कंसेप्ट कौन से स्कूल से रिलेटेड है? क्या वो सोशोलॉजिकल स्कूल से है, हिस्टोरिकल से है, एनालिटिकल से है, या फिलोसफिकल से? कौन से स्कूल से रिलेटेड है ये वाला? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि हिस्टोरिकल स्कूल है वो इसके बारे में बात करता है कि लॉ क्या है वो इज़ फाउंड है, वो मेड नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग जो जूरिस्प्रूडेंसेस हैं उसमें पॉजिटिव लॉ प्रिवेल करता है एज ए इमेमोरियल कस्टम एज इट एम्ब्रेसेस ए स्मॉल पोर्शन ऑफ मेन्स लाइफ। तो ये कौन से जूरिस्प्रूडेंस में है? क्या ये हिंदू जूरिस्प्रूडेंस में है, या यूरोपियन जूरिस्प्रूडेंस में है, या वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस में है, या रोमन में? तो इसका राइट आंसर कौन सा है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस में ऐसा कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34। मैन जो हेनरी मैन हैं जूरिस्ट, वो सुजेस्ट क्या करते हैं कि दैट आफ्टर द 4 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द लॉ की जो 4 स्टेजेस हैं उन्होंने बताई है, उनकी डेवलपमेंट के बाद, यानी कि कौन कौन सी 4 स्टेजेस, डिवाइन इंस्पिरेशन, कस्टमरी लॉ, प्रिस्टली डेवलपमेंट यानी कि जो पादरी वाला सिस्टम है वो, और कोडिफिकेशन। तो इनके बाद में अगर लॉ सीज टू डेवलप हो जाता है तो वो सोसाइटी कैसी सोसाइटी है, क्या वो स्टैटिक सोसाइटी है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, या अंडर डेवलप्ड सोसाइटी है, या इमूवेबल है। यानी कि जो हेनरी मैन ने जो लॉ की 4 स्टेजेस बताई हैं उसकी डेवलपमेंट की, डिवाइन, फिर कस्टमरी आता है, फिर प्रेस्टली यानी कि पादरी सिस्टम आता है, उसके बाद में कोडिफिकेशन आता है। तो अगर डेवलप होना सीज हो जाए तो उस तरह की सोसाइटी को हम कैसी सोसाइटी कहेंगे अकॉर्डिंग टू दी मेन। तो यहाँ पर हम उसे एक स्टैटिक सोसाइटी कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो सोसाइटी जिसमें किसी भी तरह की प्रोग्रेस नहीं होती वो एक स्टैटिक सोसाइटी होती है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि किसने फिलोसफिकल स्कूल को एज ए फिलोसफिकल हिस्टोरिज्म कहा है, क्या वो प्रोफेसर एलन ने कहा है, ऑस्टिन ने कहा है, या फिर फ्रेडमैन फिर स्टार्के ने कहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि प्रोफेसर फ्रेडमैन ने ये कहा है कि जो फिलोसफिकल स्कूल है वो उसको क्या नाम दिया है, एज ए फिलोसफिकल हिस्टोरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 36, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू है अबाउट द पुस्ताज व्यू। पुस्ता जो जूरिस्ट है उनके व्यू के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि द ओरिजिन ऑफ लॉ इज एंटीस्टेंड ऑफ द स्टेट। सेकंड क्या कहती है, द ओरिजिन ऑफ द स्टेट इज एंटीस्टेंड टू द लॉ। पहला क्या कहता है, ओरिजिन ऑफ लॉ है वो स्टेट का है, एंटीस्टेंड है। दूसरा क्या कहता है कि ओरिजिन ऑफ द स्टेट वो है लॉ का, एंटीस्टेंड है। अब यहाँ पे तीसरा कहता है कि नाइदर द पीपल नोर द स्टेट अलोन इज अ सोर्स ऑफ लॉ, यानी कि ना ही तो अकेला पीपल है ना ही अकेले स्टेट है सोर्स ऑफ लॉ। और फोर्थ कहता है कि जनरल इंटरेस्ट इज द रूट कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट। जो जनरल इंटरेस्ट क्या है, रूट कॉज है किसी भी कन्फ्लिक्ट का। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पहली स्टेटमेंट है और तीसरी स्टेटमेंट है वो राइट है यहाँ पर होगी। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि मेन टॉक अबाउट द 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस जो हमने पीछे एक क्वेश्चन में देखी है उनके बारे में बात करता है डेवलपमेंट की। तो उनको एक ऑर्डर में अरेंज करना है, वो वहाँ पर हमने देखी। तो यहाँ पर उसकी कस्टमरी लॉ भी आया था, उसमें लॉ मेड बाय द रूलर अंडर द डिवाइन इंस्पिरेशन ये भी था, कोडिफिकेशन भी थी और प्रीस्टली डेवलपमेंट भी थी। तो यहाँ पर हमने कैसे देखा था, उसका ऑर्डरली क्या था, क्या ऑर्डर था, किस तरह से पहली चीज़ किस, फिर उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें आई थी। तो उस क्वेश्चन को अगर आपको याद है तो मैंने देखा था कि सबसे पहले उसमें था इंस्पिरेशन डिवाइन, यानी कि ये था 1 नंबर पे। फिर उसके बाद में आ रहा था कस्टमरी लॉ जो कि 2 नंबर पे हो गया। फिर उसके बाद में आया था 4 नंबर वाला पादरी सिस्टम जो है, और फिर लास्ट में ये 3 नंबर पे, फिर लास्ट में ये 4 नंबर पे कोडिफिकेशन, यानी कि ये वाला ऑर्डर है वो यहाँ पर राइट होगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर बी में, 2 फिर 1 फिर 4 और 3। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। 38 क्वेश्चन क्या कहता है कि जो सोसाइटी है विच गो ऑन डेवलपिंग देयर लॉ एंड बाय न्यू मेथड लीगल फिक्शन इक्विटी एंड लेजिस्लेशन इज कॉल्ड बाय द मेंस ने स्टैटिक सोसाइटी हमने देख लिया था पिछली एक क्वेश्चन में। तो यहाँ पे कहता है कि लॉ है जो डेवलपिंग नेचर का है, वो डेवलप हो रहा है। तो उस तरह की सोसाइटी को यहाँ पर क्या कहा है मेन ने, क्या वो स्टैटिक का नहीं है क्योंकि इसमें डेवलप हो रही है, तो क्या होगी ये प्रोग्रेसिव सोसाइटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। अकॉर्डिंग टू द मेन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैज हिदर टू बीन ए मूवमेंट फ्रॉम, कौन से मूवमेंट से ये यहाँ पर प्रोग्रेसिव सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द मेन हुई है। क्या वो फैक्ट टू फैंसी है, या फिर स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर फैंसी टू फैक्ट है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस एज कॉन्ट्रैक्ट गिव राइज टू द स्टेटस, इस तरह की है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 39 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि किसकी थ्योरी है वो बेस्ड है ऑन द कंसेप्ट, क्या
कंसेप्ट क्या है कि दैट कि स्टेट और जो लॉ है दोनों के दोनों इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है ऑफ ह्यूमन रीजन, यानी कि ह्यूमन रीजन्स हैं उनका क्या है, इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हैं। क्या चीज़ है वो, स्टेट एंड लॉ। तो ये किसकी थ्योरी के आधार पर कहा गया है, हेगल की थ्योरी पे, सेविग्नी की थ्योरी पे, मेन या साल्टमैन, कौन से की थ्योरी के आधार पर ये कहा गया है, तो ये कहा गया है हेगल की थ्योरी के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑगस्ट कॉम्टे का व्यू क्या है कि सोसाइटी क्या है, एक लाइक ए ऑर्गेनिज्म है और ये प्रोग्रेस कर सकती है जब इसको गाइड किया जाता है बाय द साइंटिफिक प्रिंसिपल, जो कि आल्सो नाउन एज, यानी कि उस साइंटिफिक प्रिंसिपल को क्या कहा जा सकता है, किस नाम से भी जाना जाता है, क्या वो साइंटिफिक अप्रोच है या साइंटिफिक पॉजिटिव्स है या फिर लॉ ऑफ मेटाफर है या फिर साइंटिफिक आउटलुक है। तो इसमें इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि राइट आंसर कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, साइंटिफिक पॉजिटिविज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, अकॉर्डिंग टू द हेगल द नॉन मोरल सब्जेक्टिव विल गिव वे टू, जो नॉन मोरल सब्जेक्टिव हैं वो किस चीज़ का वे देंगे, क्या वो मोरल कलेक्टिव विल को देंगे यहाँ पे, या फिर इमोरल ऑब्जेक्टिव, या फिर मोरल इंडिविजुअल विल, या ये सारी की सारी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो 42 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि मोरल कलेक्टिव विल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 43, यानी कि किसके लिए ये जो फॉलोइंग जूरिस्ट हैं वो जूरिस्प्रूडेंस के वो बिकम ए ब्रांच ऑफ थियोलॉजी, वो एक ब्रांच ऑफ थियोलॉजी बन जाती हैं। फॉलोइंग इनमें से कौन सा राइटर्स हैं, क्या वो किसके लिए हैं वो, क्या वो सेंट थॉमस के लिए है, पी.एन. सेन के लिए, या फिर टी.एफ. हॉलैंड या ए.डब्ल्यू.बी. सिम्पसन के लिए हैं, सिम्पसन। तो 43 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेंट थॉमस के लिए ये जो फॉलोइंग राइटर्स हैं जूरिस्प्रूडेंस के वो एक ब्रांच ऑफ थियोलॉजी बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 44, यानी कि कौन कहता है कि जो ओनली राइट विच जो कि मेन पोजेस करता है इज ऑलवेज टू डू हिज ड्यूटी, ये बात किसने कही है, क्या ये कॉमेट ने कही है, सालमन, डुगिट, ऑस्टिन, किसने कही है इनमें से, तो ये बात कही है डुगिट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 45, कौन सा जर्मन जूरिस्ट है वो कहता है कि एक ग्रुप हैज़ अ रियल पर्सनैलिटी, एक ग्रुप की रियल पर्सनैलिटी होती है, ये बात कौन से जर्मन जूरिस्ट ने कही है, क्या वो कॉमेट ने कही है, या फिर हेरियर ने कही है, इयरिंग, या फिर जेरिक ने कही है, ये बात कौन से जूरिस्ट ने कही है, ये जेरिक ने कही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको जो एमसीक्यूज़ हैं वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी हो रही होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि वो भी अपनी प्रैक्टिस है वो कर सकें। उसके बाद में आता है कि अकॉर्डिंग टू द डुगिट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द सोशल कोहेंशन इज, कौन सा अकॉर्डिंग टू द डुगिट जो इंपॉर्टेंट सोशल एंशियंस का जो फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्या वो एंट्रिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर डिवीजन ऑफ लेबर है, या फिर डिवीजन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, या फिर डिवीजन ऑफ मैटर इनटू 3 लिस्ट है, कौन सा है इसमें से राइट ऑप्शन। तो इसका 46 का राइट ऑप्शन क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर इज द राइट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, तो एक्सिस ऑफ ड्यूगिट थ्योरी इज, एक्सिस क्या है ड्यूगिट थ्योरी का, क्या इंडिपेंडेंसी ऑफ मेन है इन द सोसाइटी, क्या ये एक्सिस है, क्या थ्योरी ऑफ लेसिस फेयर है, या इंटरडिपेंडेंसी ऑफ मेन इन द सोसाइटी है, या फिर सेल्फ रिलेंट स्टेट ऑफ अफेयर है यहाँ पे। तो इसका 48 का राइट आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द मेन, यानी कि व्यक्तियों की एक दूसरे के ऊपर सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंसी ये मेन एक्सिस है ऑफ द ड्यूगिट थ्योरी का। अब आता है इस वीडियो का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, यानी कि इसके बाद में भी और भाग आएंगे, उनमें भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, लेकिन इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें ड्यूगिट कंसिडर क्या करता है, सोवरन एज ए सुपीरियर अथॉरिटी, क्या वो सोवरन को सुपीरियर अथॉरिटी मानता है, क्या सोवरन कैन क्रिएट द लॉ एंड हैज़ वाइड एरिया ऑफ राइट एंड ड्यूटी, या फिर स्टेट इज अंडर द ड्यूटी टू इंश्योर द सोशल सॉलिडेरिटी, या फिर 4th नंबर की स्टेटमेंट वो क्या कहती है कि देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक लॉ। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो ड्यूगिट के द्वारा यहाँ पर कंसिडर की गई है। तो यहाँ पर ड्यूगिट ने ये 2 स्टेटमेंट यहाँ पे कंसिडर की है, यानी कि 3rd और 4th।
तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि स्टेट अंडर द ड्यूटी टू एंश्योर द सोशल सॉलिडेरिटी, और जो यहाँ पर कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक लॉ। तो आई होप कि आज की जो आपकी ये वीडियो है आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अगर ये इंटरेस्टिंग लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर ज़रूर करें ताकि उनका भी कोई ना कोई भला हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि नीचे रेड कलर का बटन दबा के आप कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।